नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम निवेश महाकुंभ में महादंगल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। 3 दिनों के निवेश महाकुंभ का आगाज लखनऊ में हो चुका है। सवाल है कि 32.92 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश प्रस्ताव से यूपी उद्यम प्रदेश बनेगा। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा होने वाला है? क्या ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये सपना पूरा करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि देश अगर दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी ड्राइविंग सीट पर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। लेकिन चैंपियन यूपी में हो रहे इन्वेस्टमेंट की ईमानदारी पर विपक्ष खासकर अखिलेश यादव को शक है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि समिट के बहाने जनता को धोखा दिया जा रहा है। वहीं योगी सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है। तो आज के इस खास कार्यक्रम निवेश महाकुंभ पर महादंगल में हम सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव पटेल जुड़ रहे हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र अर्कवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैंकिंग एवं फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। गौरव जैन कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सबको बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात सरकार के द्वारा की गई है और अब उत्तम प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, जहां आयुष सूर्यवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश बन गया है, ऐसी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है, जिसकी आधारशिला रखी जा रही है? क्या कुछ वहां पर इस दौरान हुआ है, मैं चाहूंगा आप बताएं। और बात उत्तम प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने का एक जो सरकार का दावा है या जो सरकार का विजन है, उसकी अगर की जाए तो आज कुल लगभग 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। और अगर ये जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो जीएसडीपी प्रदेश की अर्थव्यवस्था है 22 लाख करोड़ की, उसमें अगर सोचिए एक बार 33 लाख करोड़ और एड ऑन हो जाता है तो ये आंकड़ा 50 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। हम कई राज्यों को एक झटके में पीछे छोड़ने का मादा रखते हैं अगर इस लिहाज से निवेश हो जाता है। हालांकि कई चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां कि वो निवेश जो है वो उसी तरह से धरातल पर उतरे जिस तरह से बातें की गई हैं। सबसे बड़ा एक जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा है, वो अगर साकार करना है, उस टारगेट को अगर अचीव करना है, तो उस लिहाज से भी आज का जो इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ है वो बहुत अहम है, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 80 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, वो भी आने वाले 5 साल के अंदर। उस लिहाज से भी बड़ा चैलेंज देखा जाता है। और भी कई फैक्टर्स है जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार बातें रखी गई हैं, चाहे वो जीएसडीपी के हिसाब से पर कैपिटा जो इनकम है वो 2012-13 में लगभग 40,000 हुआ आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा सुशांत मुखर्जी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की बात अब की जा रही है, कितना सरकार इस ओर आगे बढ़ पाई है? कैसे इस इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर जो विपक्ष की तरफ से आपको घेरा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पुराना जो निवेश किया गया था आप उसको ही जमीन पर फलीभूत नहीं कर पाए? देखिए शुभम जी, आज ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जो भी उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हैं या शुभचिंतक हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आज जो भी डेटा है 33 लाख करोड़ के लिए एमओयू साइन हुए हैं, और जो पिछला भी जो इन्वेस्टमेंट समिट हमारा हुआ तो उसमें 3.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। उससे लगभग 15 लाख लोगों को उससे रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मिला था। और किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कंपनीज को लाने के लिए हमें वहां पे एक पहले चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है। पहले वो चीजें 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में नहीं थी।
आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे हैं, 10 एयरपोर्ट हैं, उसमें से 3 इंटरनेशनल है, 2 इंटरनेशनल और बन रहे हैं और टोटल 19 एयरपोर्ट हमारे 3 साल में, अगले 3 साल में संचालित हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि विपक्ष में आप हैं और लगातार मजबूती से अपनी बात प्रखरता से आप कहते हैं, जो उद्यम की बात की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहले बात की गई, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित रहें, क्राइम कम हो, तमाम आंकड़े उसको लेकर भी सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब उद्यम प्रदेश की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में सरकार उस ओर आगे बढ़ पा रही है? धर्मेंद्र। शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी शब्दों के जाल में फंसाने का बड़ा नायाब फार्मूला लेके आती है। उत्तर प्रदेश बना नहीं पाई, अब उद्यम प्रदेश की बात करेगी और इसलिए करेगी कि उत्तम की बात ही खत्म हो जाए, उस पर डिबेट खत्म हो जाए। मैं 2-3 आंकड़ों के साथ आपकी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर निवेश नहीं हो रहा, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ निवेश नहीं हो रहा, कागजों पे हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि निवेश हो रहा है, तो जो निवेश हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश में जो नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं 2021-22 यानी 2022 का जो आंकड़ा है, उसमें विकास दर में 19 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे चला जाता है। यहाँ तक कि बिहार 4थे स्थान पे आता है, उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे चला जाता है। यानी निवेश अगर आ रहा तो जा कहाँ रहा, ये बताना पड़ेगा। रही बात पोस्टरों में इन्वेस्टमेंट और निवेश दिखाने की बात है, तो मैं आज का ही एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का कोट कर देता हूँ। 1.57 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का MOU साइन हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1.57 करोड़ जो दावा करती है, एक बच्चे पर 1 पैसा पड़ता है। अगर 1.57, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो लीजिए, 1.57 करोड़ का होर्डिंग लगा देगी, तो मुझे लगता है उसको लगता है राजनीतिक फायदा हो जाए। इस पर जवाब लूंगा, जागरूक मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस पर जवाब लूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से सरकार के द्वारा लगातार दावे भी किए जा रहे हैं उद्यम को लेकर, और जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जैसे कि ODOP की जो योजना इन्होंने शुरू की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर एक जिले से एक उत्पाद की योजना लाए हैं। इसमें निवेश के अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बाहर भेजा जाए, उनको कैसे जो लोकल है उनको ग्लोबल किया जाए, इसको ये और सरकार जो प्रतिबद्ध नजर आ रही है, तो ये भी तो एक पॉइंट है जिसको सरकार उठा रही है। शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। ODOP जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम इनका पूरी तरह से फेल है। आप जिस जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसे सटा हुआ गाजियाबाद है, गाजियाबाद के प्रोडक्ट का नाम बता दें। थोड़ा दूर चले जाएं अम्बेडकर नगर में एक प्रोडक्ट का नाम बता दें, तो मैं मान जाऊंगा कि पूरी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम भी कर रही है। कोई काम नहीं कर रही है, फर्जी बातें हैं। जी प्रशांत जी, देखिए, इस तरह की झूठी बातें ये लोग फैलाई, चुनाव के पहले भी लोगों ने फैलाने का काम किया। आज जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सभी 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट होने का काम किया गया। पहले की सरकारें कोई सफाई का खाली विकास करता था, 2 जिले का प्रोडक्ट बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, पहले कोई सफाई का विकास करता था, कोई गौतम बुद्ध नगर का विकास करने का काम करता था। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर सभी जिलों का समान रूप से विकास करने का काम किया गया है। आज किसी की नेता की जेब में कोई 1 रुपया नहीं जा रहा, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। 6 साल के शासनकाल में हमारा कोई 60,000 करोड़ भाग गया, कहाँ भाग गया? यही आप लोग इस तरह, आप लोग इसीलिए रसातल में चले गए। बैंक ने क्लियरिफाई किया, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अडानी अपनी बात कह दी, बैंकों ने अपनी बात कह दी, भारतीय जनता पार्टी को, मेरी कोई कंपनी नहीं। अडानी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के पहले से वो अडानी अपना व्यापार कर रहे हैं। पहले ये विपक्ष और कम्युनिस्टों की स्ट्रेटजी है। पहले वो टाटा अंबानी को गाली देते थे, आज अंबानी अडानी को गाली दे रहे हैं। आपको पीड़ा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से, आपको पीड़ा जो है देश के व्यापारियों से, विदेशी व्यापारी आए उसको समस्या नहीं है, लेकिन आपके देश के व्यापारियों को आपको गाली देना है। देखिए, सभी से सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन हम उनके साथ भी थे, तो हमारी विचारधारा पार्टी की वही थी, हमारी विचारधारा नहीं बदली थी। वो चुनावी गठबंधन होता है, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर होता है, उसके लिए हम एक साथ आए थे। लेकिन फिर इन्होंने ही कहा कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले, चाचा जी को भी लेटर लिखा था इन्होंने कि जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। खैर, उस चीज को छोड़ देते हैं। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि अभी जो निवेश आ रहा है, तो इनके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2015, 2014, 15, 16 में 3 इन्वेस्टर समिट हुई थी, मुंबई, दिल्ली और दुबई में। यहाँ क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में इस वजह से नहीं हुई, यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं थी, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, इस वजह से यहाँ पे करवाने में असमर्थ थे। दूसरी चीज कि तीनों को मिला के 1,10,000 करोड़ का निवेश आना था, लेकिन 1,000 करोड़ का निवेश आया केवल।
और तीसरी चीज, इन्होंने बिन जायद ग्रुप के साथ भी एक समझौता किया था लगभग 20,000 करोड़ का, जो लुलु मॉल वाले बिन जायद ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने आने से मना कर दिया था। उसके बाद 2018 में जब इन्वेस्टर समिट दोबारा हुई योगी जी के शासनकाल में, तब उन्होंने घोषणा की कि 2,000 करोड़ का वो लुलु मॉल बनाया जाएगा जो पिछले साल बना है। तो क्यों निवेशक निवेश करने डर रहे थे? क्योंकि भ्रष्टाचार था यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कों का जाल नहीं था। माफ कीजिएगा, आप अब ये मानते हैं कि अब भ्रष्टाचार भी कम हो गया और लोग सुरक्षित हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है। साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो निवेश की योजनाएं आ रही हैं, पहले क्या होता था कि अगर नोएडा में देखिए तो नोएडा में आएगी, कानपुर में आएगी, लेकिन अभी क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि हमारे नाम बदल दिए, जो हमारा काम किया गया है, जो आपका काम बोल रहा था, उसके नाम बदल दिए गए। क्या ऐसा वाकई में होता नजर आ रहा है? एक बात यहाँ पर रखी है, जैसे कि जैनेंद्र ने। शुभम जी, पहले तो अरकवंशी साहब जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उत्तर प्रदेश का, उसमें समाजवादी ने जितना काम किया है, आप पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठा के देखिएगा, क्योंकि हमारे सामने बच्चे भी बैठे हैं, ये भी देखेंगे। जो मेट्रो की शुरुआत हुई है, जो सबसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का साधन है एनसीआर वगैरह में, 5 जगहों पे समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज तक कहीं नई जगह पे मेट्रो का शुरुआत नहीं किया है। दूसरी बात, जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना है वो बहन जी के टाइम में बना था, उसकी जस्ट बाद तो निवेश महाकुंभ पे मैं वापस आता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया आपके पास। निवेश महाकुंभ पे ये राज्य नेताओं का, ये राजनीतिक दलों का पक्ष था। मैं अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए सरकार कह रही कि हम प्रतिबद्ध हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप फ्लॉप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों में बात कर रहे हैं। आपके अगर नजरिए से देखें तो क्या आपका मानना है, क्या वाकई जो उत्तर प्रदेश है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है? देखिए, भारत में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जितना निवेश हुआ है, चाहे वो रोड्स को लेकर के हो, रेलवेज को लेकर के हो, या आपके एयरपोर्ट्स आने की बात करें, वो बहुत कहीं गुना हुआ है। जो भी स्कीम्स की बात करें, जैसे 7,000 करोड़ के अभी प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, 32,000 बजट में एलोकेट किया गया था। ऐसे ही जो डिफरेंट इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, जिन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, वो नोएडा में आए। ये भी देखा गया जो जिस तरीके से 32.92 लाख करोड़ का जो जिस तरीके से निवेश हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इसको देखें जीडीपी से भी, आप देखिए जीएसडीपी जिसे कहते हैं, वो 11% से ऊपर है सीएजीआर के अंदर। वो अपने आप में दिखाती है कि ये काफी अच्छा है। आपका जो फूड प्रोडक्शन है 17% है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश से अपने आप। बाकी के जो भी प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो पल्सेस के हों, चाहे किसी और चीज के हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश कहीं आगे है। 40,000 से ऊपर एग्रो बेस्ड कंपनीज है यहाँ पे। 365 के आसपास उससे ज्यादा लार्ज एग्रो बेस्ड कंपनीज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब अपने आप में उत्तर प्रदेश को काफी आगे पहुंचाता है। चलते हैं सीधे वाराणसी। सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। निवेश की बात लगातार हो रही है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है और जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा डेवलप करेगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले समय में होगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। क्या कुछ वाराणसी के लोगों का मानना है, और इस जो इन्वेस्टर मीट हो रही है इसको लेकर क्या सोचना है? देखिए, हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने की जो एक श्रृंखला है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हम उद्यमियों से जानेंगे। जिस तरह से खुद सीएम योगी ने कहा कि हमें 23 लाख करोड़ का अनुमान था, पर 32 लाख करोड़ से भी अधिक का इस समय इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हमारे साथ उद्यमी है, सीधे उनसे बात करते हैं। ये जो इन्वेस्टर मीट है, इससे क्या लगता है आपको? खास तौर पर पूर्वांचल इसलिए भी खास निगाह में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस पूरे इन्वेस्टर मीट में अगर उत्तर प्रदेश है तो वो ड्राइविंग सीट पर है पूरे इंडिया में। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से देखते हैं इस इन्वेस्टर मीट को और कितना कुछ फायदा होने वाला है? एकदम सही कहा आपने। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष ही नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश में इस तरीके का इन्वेस्टर समिट और इस तरह का एक जोश, एक लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात है, अब मान लिया हम लोग चंदौली जिले, बनारस जिले को ही देख ले, जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ अपने आप आया है और लोगों का जिस तरीके से रुझान है, वो इसलिए है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना और पॉलिसी बहुत अच्छा होना, और उसके बाद यहाँ के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का, उसका सहयोग होना।
ये बताइए क्या लगता है आपको, आप इतने पुराने उद्यमी हैं, आपने बहुत सारे सरकारें देखी होंगी और इस समय जो इन्वेस्टर मीट 2 साल से चल रहा है, इसका क्या व्यापक असर हो रहा है जमीनी स्तर पर बताइए, क्योंकि हम लोग तो कागजी स्तर पर देख रहे हैं, आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उद्यमी होकर के, क्या परिवर्तन आ रहा है? ये पहली बार ही देखने में आ रहा है कि इस बार जो इन्वेस्टर मीट हो रही है और ये जो जमीन के ऊपर में पहली बार ये उतरने के लिए जा रहा है। आज तक जो इन्वेस्टर मीट होती थी या कोई इस तरह की योजनाएं आती भी थी, वो जमीनी रूप पे कभी मूर्त रूप नहीं ले पा रहा था। तो इस बार उद्यमियों को पूरा विश्वास है और ये ऐसा लग रहा है कि धरातल के ऊपर में। ठीक है सुशांत, वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। ये एक बड़ी बात उद्यमी के द्वारा कही गई है कि पहले जो इन्वेस्टर मीट होती थी वो जमीन पर मूर्त रूप नहीं ले पाती थी, इस बार ऐसा हो रहा है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ पूजा स्टूडियो में मौजूद है, हमारी सहयोगी, और उनके साथ में कुछ छात्र मौजूद हैं जो कुछ सवाल अपने रखना चाहेंगे। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल शुभम, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आज निवेश हो रहा है, लेकिन इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या सवाल खड़े होते हैं, ये उनसे जानना बहुत जरूरी होगा। सवाल किसने पूछना है पहला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम बदुला है। सवाल है आपका? पंकज जी से। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा जो सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है, लेकिन ऐसी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करवाएगी टू बिल्ड अप देयर बिजनेस एंड टू रन देयर बिजनेस स्मूथली? ठीक है, सीधा सटीक सवाल आपसे ये है प्रशांत जी कि क्या फैसिलिटीज आप देने वाले निवेशकों को कि वो यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि वो बहुत सारे हैं यहाँ पर, सवाल भी बहुत सारे। एक और सवाल बस ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संचिता अग्रवाल है। आपका सवाल क्या था? मेरा प्रशांत जी से ये सवाल है कि हम जो यूपी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोगों की बहुत जॉब्स जा रही है, तो फिर हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, युवा है तो बेरोजगारी पर भी सवाल पूछेंगे सर। और ये दोनों ही सवाल बहुत जायज है, मैं चाहूंगा बहुत इत्मीनान से आप इन दोनों के जवाब दें। पहले क्या होता था, किसी व्यापारी को आने के लिए तमाम विभागों में लाइसेंसिंग के लिए, बाकी कामों के लिए अलग अलग चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सिस्टम ये किया गया है कि 29 विभागों के लिए जो भी आपको लाइसेंसिंग है, कोई भी चीजें हैं, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया गया। आपको एक ही जगह जाना है, एप्लीकेशन करना है, बाकी चीजें चाहे बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, और जो भी उनको जो है औपचारिकता है, वो सब जगह एक जगह से उनको करने का काम किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा सुविधा उनको देने का काम किया गया है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है, संगठित अपराध गिरोह माफिया का नहीं है कि आप कोई जाके वहां से उनसे कोई मांग करेगा। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट से लेकर और रेलवे लाइन और ये एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया गया है। दूसरी तरफ जहां रोजगार की बात है, सरकार जो है, चाहे सरकारी नौकरी हो या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राइवेट नौकरी, इन सब के लिए लगातार काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर में और लगभग पिछले 6 सालों में 16 लाख लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें वो स्वरोजगार अपना सकते हैं। सरकारी नौकरी में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश में देने का काम किया गया है। मुद्रा लोन हो या बाकी स्कीम्स के माध्यम से लगातार लोगों को स्वरोजगार के लिए भी अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, युवाओं को ध्यान में विशेष में रख करके कार्य योजनाएं और नीतियां बना रही है। और ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रही, इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका भी लाभ सबसे अधिक युवाओं को ही मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरा सवाल इनका था नौकरियां जाने वाला, मैं इस पर भी आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हिमांशु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि डेवलप एरिया माना जाता है, कृषि के क्षेत्र से भी हम देखें और इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ पर मौजूद है इसके द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पर नौकरियां करने आते हैं। इस बार इन्वेस्टर मीट से खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको गाजियाबाद के बारे में बता दूं। गाजियाबाद से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, देखा जाए एक जिले के लिहाज से तो 1,05,000 करोड़ रुपए के अब तक एमओयू साइन किए जा चुके हैं। और तमाम उद्यमी हमारे साथ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर। आप तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम ये वो उद्यमी है जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपना इन्वेस्ट किया है। खासतौर पर एमएसएमई से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे उसी विषय में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो कितना अहम रहने वाला है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सर, आपसे शुरुआत करूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं प्रेसिडेंट हूं गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन का। सर,
किस तरह से देखते हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को, जिस तरह से आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, अगर ये वाकई धरातल पर उतरता है तो क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी भी प्रदेश में अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी वहां का रोजगार और रेवेन्यू दोनों जनरेट होगा। इस बार पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार देश विदेशों में बहुत मेहनत कर रही है। हम सब लोग गाजियाबाद के उद्यमी इसका स्वागत करते हैं। जनपद गाजियाबाद से 1,05,000 करोड़ रुपए का MOUs प्रस्ताव गए हैं। ठीक है हिमांशु, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए, क्योंकि लगातार जो उद्यमी है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन निवेश पर अखिलेश का जो आवेश है वो भी नजर आ रहा है। इस पर मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, उनके प्रवक्ता से इस पर जवाब लूंगा और कुछ उनके जो बयान अभी तक अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, उसका पैसा कहां से आया, ये एक सवाल है। उद्योगपतियों का खर्च निकालने के लिए क्या बस का किराया महंगा किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है, जो कि अभी किराया बढ़ाया गया है। उसके अलावा देखिए अखिलेश यादव ने ये कहा धर्मेंद्र कि अगर कोई सूट बूट पहनकर आ जाए तो उससे निवेश करा लेते हैं ये लोग, तो ये क्या मतलब है इसका? शुभम जी, मैं जो गाजियाबाद के उद्यमी बैठे थे उनमें मैं एक व्यक्ति को पहचानता हूं और वो मेरे पास आए थे, नाम लूंगा तो सही नहीं होगा जी। उनका एक अपना कुछ सिस्टम चलता है बिजनेस का, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मीटिंग करके जितने इंडस्ट्री चलाने वाले लोग सबको बुलाया और स्पेसिफिकली कहा कि आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन हमें इतने का एक चिट्ठी बना के दे दो MOU साइन करने का, और हमें गाजियाबाद को नंबर 1 पे रखना है। उनको मैं जानता हूं, उनका नाम ले लूंगा तो ठीक नहीं है। तो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट, मैं गाजीपुर के भी एक लोग हैं उनको भी जानता हूं, वो भी गए थे कमिश्नर की मीटिंग में, उनको भी बता सकता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इतना बड़ा दावा करते हैं तो जो आप दावा करते हैं उसके रिफ्लेक्शन कहाँ दिखते हैं? क्योंकि बच्चे बैठे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर सुविधाएं बढ़ी तो बस का किराया क्यों बढ़ रहा है? अब बस का किराया देने वाला जो गरीब आदमी है वो तो फिर महंगाई में जा रहा है। तो महंगाई कम कैसे हो रहा है? महंगाई एक लास्ट बात, शुभम जी, जो महंगाई दर है, जो थोक महंगाई है 30 साल के चरम स्तर पर